Hello guys, hope you all are doing good. So Sakshatra is here with new series of videos for CU, CET and CUET जो अभी तक YouTube में कोई भी चैनल या कोई भी ग्रुप अभी तक लेके नहीं आया है, क्योंकि CU, CET और CUET इस बार फर्स्ट टाइम हेल्ड होने जा रहा है फॉर DU, JNU, BHU एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे जो हम सीरीज अभी फॉलो करेंगे वो हमारी मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए होगी। जैसे कि आपको BSc मैथ्स ऑनर्स करना है, BSc फिजिकल साइंसेज आपको विद मैथमेटिक्स करना है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी बेसिकली। तो इन वीडियोस में हम इस सीरीज को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और हर एंड से हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो होप सो यू विल बी इन कंटिन्यूटी विद अस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं। और हम जो आज करने जा रहे हैं, जो हम अभी 4 दिन तक 4 डेज़ तक हम लोग जो सीरीज़ चलाएँगे, दैट विल बी रिवीजन बैच फॉर क्लास 12th, जिन्होंने भी क्लास 12 दे रखी है और वो अब जो भी ये CU, CET और CUET एग्ज़ाम है, इनको टैकल करने जा रहे हैं और उनको अभी सोर्सेज़ नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनके लिए हम ये सीरीज़ ज़रूर चलाएँगे। तो अभी हमारा 4 दिन जो है हमारा रिवीजन कॉन्सेप्ट चलेगा, रिवीजन होगा पूरी क्लास 12th का विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। हम इसको हर कॉन्सेप्ट हम इसमें रिवाइज़ करेंगे आप लोग का, और हम ट्राई करेंगे कि हम एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को भी हम इसमें पुट अप करें और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पे भी कोई भी स्टेप कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, सो जस्ट पुट अप द कमेंट ऑन यूट्यूब। इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। ऑलराइट। तो जो हमारी अब जो सीरीज स्टार्ट होगी 4 दिन के लिए, वो हमारी रिवीजन है। उसके बाद हम फिर से मॉक टेस्ट सीरीज में आएंगे, दैट विल बी लाइक मॉक क्वेश्चंस हम लोग आपको करवाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से आपको एग्जाम में करने हैं, अपने टाइम को सेव करते हुए, शॉर्ट ट्रिक्स टैक्टिक्स इनका इस्तेमाल करते हुए, इनका यूज करते हुए आपको आगे हम इसमें पढ़ाएंगे। सो माई सेल्फ नकुल बिस्ट हु विल बी योर अपकमिंग टीचर। जो भी आपका ये सीरीज चलेगी उसमें मैं ही आपको टीच करूंगा मैथमेटिक्स। तो बेसिकली जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये जो हमारे टॉपिक्स है ना, ये हमारा अप्रॉक्स 40% सिलेबस है CU CET का। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि CU, अगर जिस बच्चे ने क्लास 12 अच्छे से पढ़ी है, उसके लिए ये जो चीजें हैं ये इतनी टिपिकल नहीं होने वाली है, क्योंकि CU CET का जो सिलेबस है वो पूरा क्लास 12 का है। We explored and found that class 12 syllabus and the CU CET and CUET syllabus is more or less same. So basically हम यहाँ पे एक तरीके का रिकैप वर्जन लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। होप सो कि आपने क्लास 12 थोरोली पढ़ी होगी, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपने थोरोली नहीं भी पढ़ी है, तो भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ऑलराइट। लेकिन अब आपको थोरोली ही पढ़ना पड़ेगा। हम आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाएंगे कि ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने हैं, और हम आपको उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे आने वाली सीरीज में। आज तो हमारा रिवीजन है, बाकी हम आपको हर एक एक स्टेप हम आपकी हेल्प करेंगे। ऑलराइट। सो बेसिकली अवर फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम सबसे पहले रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो खुद सोचिए, आपके क्लासरूम में रिलेशन पढ़ा गया था, तो वही हम चीज आज रिवाइज करने जा रहे हैं। रिलेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, ये मान लीजिए आपका एक सेट है ए, और ये आपका सेट है बी। तो जो आपका ए से बी में जो रिलेशन बनेगा उसको बोलते हैं आर। तो यही रिलेशन होता है, आर इज बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आर हम हर जगह पे लिखेंगे, रिलेशन होगा। मान लीजिए आपके ए में जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके एम है, ठीक है, और बी में जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके एन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ये फॉर्मूला 2 raised to power mn। इससे आप आई एम 1% श्योर कि इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो कोई भी शिफ्ट में बने, बट इससे क्वेश्चन बनेगा। Domain and range of relation. Domain are those values of for relation which we can put in relation. Range are those values which we are getting from the relation. Alright, जैसे हम अगर A रख के हमारे को रिलेशन में B मिलता है, तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा हमारे पास डोमेन, B क्या हो जाएगा हमारे पास रेंज। तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, रेंज B such that A, B belongs to R, domain A such that A, B belongs to R। इनवर्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन तो हमने पढ़ लिया कि रिलेशन R होता है, इनवर्स ऑफ रिलेशन B to A होता है, और इसको हम बोलते हैं R इनवर्स।
ऑलराइट, टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के हमारे पास बहुत से टॉपिक्स आएंगे, बहुत से टाइप आएंगे। इसमें से हमारा फर्स्ट टाइप है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, नल एंड वॉइड हमने पढ़ा है, नल एंड वॉइड सेट भी होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था ये। तो वॉइड रिलेशन मीन्स नल रिलेशन। फाइव फाइव बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, वो रिलेशन जिसमें फाइव नंबर ऑफ फाइव एलिमेंट है। ऑलराइट, यूनिवर्सल रिलेशन, कोई भी रिलेशन खुद से हमेशा रिलेटेड होती है, लाइक ए विल बी रिलेटेड टू ए, so it is universal relation. Identity relation, like every element of A will be related to every element of A. या अगर मैं एक एलिमेंट है A which belongs to A, so मैं ये बोल सकता हूँ वन डॉट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो ये ए डॉट कॉमा वन डॉट ए, ये भी एक आपका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। अब जो आपका जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इधर से आपका पक्का क्वेश्चन बनेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली वो रिलेशन होती है जो, मान लीजिए A बिलोंग्स टू A, देन A कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ऑलराइट, or a relation R on a set is not reflexive, there exists an element A belongs to A but A comma A does not belongs to R, तो ये आपका नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन, ये अभी मैं आपको बताऊंगा फिर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा है उनमें से एक है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होती है जैसे कि आपका A कॉमा B भी आपका R में बिलोंग कर रहा है, तो आपका B कॉमा A भी आपका R में बिलोंग करेगा, तो ये आपकी होगी सिमेट्रिक रिलेशन। ऑलराइट, तो ऐसे ही मैं अगर मूव ऑन करूं तो मेरे पास आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बेसिकली क्या होती है कि अगर मेरे पास A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा C बिलोंग्स टू R, अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या है, आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, अगर आपका A कॉमा B बिलोंग्स टू R है एंड B comma A belongs to R, then we can say that A is equals to B basically. Alright, तो ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नाउ लेट्स मूव टू इक्विवेलेंस रिलेशन। Equivalence relation, basically what is equivalence relation? Equivalence relation is relation which is reflexive, रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव, जो रिलेशन ये तीनों होंगी ना वही होंगी आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव बोले तो A belongs to A such that A comma A belongs to R. Symmetric means A comma B belongs to R, which implies that B comma A belongs to R. ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। A comma B belongs to R, which implies that B comma A also belongs to R. Transitive means A comma B belongs to R, comma B comma C belongs to R, which implies that A comma C also belongs to R. इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखिए एक मेरे को रिलेशन दे रखी है ये, लाइक 1 comma 3, 1 comma 1 comma 3 comma 1, ठीक है, ये मेरे पास एक रिलेशन है R। तो देखते हैं हम क्या ये पहले इक्विवेलेंस रिलेशन हमें ये जानना है, तो हम इसके पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता रहूंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं इनको देखता रहता हूँ कि ये क्या है। देखिए पहले मैं रिफ्लेक्सिव देखता हूँ कि देखिए 1 कर रहा है बिलोंग R में, तो क्या 1 कॉमा 1 है R में? बिल्कुल है। सिमेट्रिक, देखिए 1 कॉमा 3 है R में एंड 3 कॉमा 1 भी R में। अब मैं 1 कॉमा 1 के लिए देखता हूँ तो 1 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 1 ही होगा, तो 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू R। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू R, 3 comma 1 belongs to R, which implies that 1 comma 1 belongs to R. Alright, तो ये चीजें मेरी सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, कंफर्म।
ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एंटीसिमेट्रिक भी आई गेस मैंने आपको बता दिया था। एंटीसिमेट्रिक कुछ नहीं होता, सिमेट्रिक का जस्ट रिवर्सल केस होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, और रिलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन मैं और आपको डिस्कस करता हूँ कि आपका एंटीसिमेट्रिक का क्वेश्चन कैसा आएगा। एंटीसिमेट्रिक का क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया उसने, यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, एंटीसिमेट्रिक। मान लीजिए उसने बोला कि आपके पास एक इक्वेशन, एक रिलेशन है x, y+3 belongs to R and x, -y+2 belongs to R। तो अब आप मुझे बताइए x और y की वो वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। दो में मतलब दोनों एक ही रिलेशन है आर। ये एक एंटीसिमेट्रिक कब होंगी, जब ये इक्वल होंगे, x इज टू y+3, x इज टू -y+2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x minus y is equals to 3, x plus y is equals to 2। ऑलराइट, सो ये चीज आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 होगा। तो अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास वो वैल्यू x और y की होंगी। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एंटीसिमेट्रिक का। जब ये क्वेश्चंस डिस्कस होंगे ना तो और आपको अच्छा लगेगा, देन यू विल लर्न मोर। तो अब हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है दैट इज फंक्शन। बेसिकली फंक्शन को मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। देखिए, ये आपका एक सेट है ए, ये आपका एक सेट है बी। मार्क कर देते हैं ए और बी। ये मान लीजिए ए, यह मान लीजिए बी, यह मान लीजिए सी, यह मान लीजिए डी, यह मान लीजिए ई, एफ, जी, एच, आई। देखिए इसका जो पहला पॉइंट बोलते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। सारे के सारे ए के एलिमेंट आपके बी से एसोसिएटेड होने चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए दूसरे को बोला, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। बी जो है वो एफ से ही रिलेट होगा। ऑलराइट, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो बी है वो एफ से भी रिलेट हो जाए और जी से भी रिलेट हो जाए। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि मान लीजिए बी सी है और ये एफ से रिलेट हो गया और ये भी एफ से रिलेट हो गया। ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद करने के बताता हूं। अ पर्सन कैन बी एट वन प्लेस, वन पर्सन कैन बी एट वन प्लेस, टू पर्सन कैन बी एट वन प्लेस। देखिए, वन पर्सन कैन बी एट वन प्लेस, टू पर्सन कैन बी एट वन प्लेस, बट वन पर्सन कैन नॉट बी एट टू प्लेस। ये चीज नहीं होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है। इसकी एक और चीज बताता हूं। देखिए, वन सन कैन हैव वन डैड, टू सन कैन हैव वन डैड। बेसिकली हम अगर देखें तो राम या एक पर्सन है उसके एक डैड हो सकते हैं, दो बच्चों के एक डैड हो सकता है, लेकिन एक बच्चे के दो डैड कभी नहीं हो सकते। तो बेसिकली ये सारी ट्रिक्स होती है फंक्शन को पहचानने के लिए। तो आपको फंक्शन पहचानने के लिए ये चीज करना होगा, और यही डिफरेंस होता है रिलेशन और फंक्शन में। यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। यही डिफरेंस होता है। रिलेशन में आपका ये चल सकता है कि वन सन और वन पर्सन कैन हैव टू डैड और वन पर्सन कैन बी एट टू प्लेसेस, बट नॉट विद फंक्शन। फंक्शन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो खैर याद करने का तरीका है, बट इनको फंक्शंस के टर्म्स में हमेशा याद रखिएगा। ऑलराइट, तो बेसिकली हमने ये देखा। अब हम पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये भी बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ये आपकी पूरी क्लास 12th की जितना भी हम आगे चैप्टर्स करेंगे सभी में काम आएगा। तो देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को हम। देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन वो वैल्यूज होती है जो हम पुट करते हैं। लाइक यहाँ पे है, ये ए है, ये क्या है आपका डोमेन। मैं मान लीजिए इसमें एक और चीज लिख देता हूँ के बीच में, तो ये डोमेन है पूरा। ये बी आपका क्या है पूरा, कोडोमेन। ऑलराइट, और जो बी के अंदर की वो वैल्यूज जिसका जैसे ए ई से एसोसिएटेड है, बी एफ से एसोसिएटेड है, सी जी से एसोसिएटेड है, डी एच से एसोसिएटेड है, लेकिन क्या के और आई एसोसिएटेड है किससे, नहीं। तो के और आई आपकी रेंज नहीं हो सकती है। रेंज वही वैल्यू होंगी जो एसोसिएटेड होंगी ए से, जैसे कि ई एफ जी एच, ये आपकी क्या हो जाएंगी, रेंज। ऑलराइट, सो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का ये होता है। कोडोमेन और रेंज में एक रिलेशन होता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ
कोडोमेन। ऑलराइट। इक्वल फंक्शन, अब दो फंक्शन इक्वल कब होंगे? दो फंक्शन इक्वल तभी होंगे जब उनकी डोमेन इक्वल होंगे पहले तो। दूसरा, उनके कोडोमेन इक्वल होंगे। तीसरा, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। मतलब वो दोनों फंक्शन ऐसे इक्वल होंगे। मान लिया हमने नीचे यहाँ से ए ले लिया, तो अब जब आप एफ ए पुट करेंगे और जी ए पुट करेंगे, दोनों हमेशा सेम होंगे, तभी दो फंक्शन इक्वल होंगे। अगर दो फंक्शन इक्वल है तो हम उनको एफ इक्वल्स टू जी से हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास फंक्शंस के भी कुछ टाइप होते हैं। पहला होता है हमारे पास वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। ऑलराइट, वन वन फंक्शन मींस every unique element of A has unique value in B। जो आपका A है उसकी B में यूनिक वैल्यूज होंगी। ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए आपका A इज नॉट इक्वल्स टू B है तो एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी हो, एफ बी होगा। और अगर A इक्वल्स टू B है तो आपका एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंजेक्शन चेक करने के लिए मैंने देखिए आपको एल्गोरिथम यहाँ लिख के दे रखी है, उसको मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जब आपको वन वन फंक्शन चेक करना तो आप स्टेप वन फॉलो करेंगे। आप कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट्स लेंगे एक्स कॉमा वाई डोमेन में, मतलब कि ए में। फिर आप क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई पुट करेंगे। फिर जब आप ये पुट करेंगे तो आपका आना चाहिए एक्स इक्वल्स टू वाई। जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है, और वाई स्क्वायर एक फंक्शन है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा, मान लीजिए मैंने एक दो, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से पॉइंट ले लिया, सॉरी एक्स स्क्वायर भी नहीं लेते हम, इसको ले लेते हैं एक्स प्लस टू। तो मैंने क्या किया, दो पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। तो मैंने पुट किया एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। ये पुट किया मैंने। अब मेरे पास क्या आ गया, देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। अब मैं आपको ऑन टू फंक्शन का बताता हूँ। ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जब आपके पास रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए। मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक है बताने के लिए कि जब आपके पास रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। प्रीवियस स्लाइड अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए प्रीवियस स्लाइड अगर आप देखें तो मैंने वहां पे लिखा है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये केवल इक्वल्स टू वाला फंक्शन, तब ये क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसके लिए एल्गोरिथम में आप स्टेप वन करेंगे, आप कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे y जो आपका b में लाई कर रहा है। फिर आप एफ एक्स इक्वल्स टू वाई पुट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसी फंक्शन के लिए देखते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई, देन एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू। अब देखिए आपका आ गया जी वाई के टर्म्स में, एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई के टर्म्स में आ गया। अब हर वैल्यू y के लिए आपके पास x में पुट होना चाहिए। मान लीजिए मैंने दिया था ये फंक्शन r टू r, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी वैल्यू रखिए y की, आएगा तो रियल नंबर ही ना। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y की रियल नंबर में तो आएगा आपको वो रियल नंबर ही। तो ये बिल्कुल सही है, ये एक ऑन टू फंक्शन है और हम इसको बोलेंगे सर्जेक्टिविटी। ऑलराइट, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने r पॉजिटिव टू r दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे r पॉजिटिव टू r दे दिया, तो देखिए मैंने y की वैल्यू नेगेटिव रख दी, सॉरी r टू r पॉजिटिव दे दिया। अब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव रख दी, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी। तो अब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ इनको बस ऐसे याद रखिए आप, वन वन ऑन टू क्या होता है, बाकी हम इनको डीप में अभी अपने मॉक टेस्ट सीरीज में करेंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन और फंक्शन थे। अब कोई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे अपने मॉक सीरीज में। ऑलराइट, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें वैसे आपको ज्यादातर चीजें याद रखनी है, बट स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग इट। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे अभी तक हम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते थे, अब हम साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। इसके डोमेन मतलब हम क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, माइनस वन कॉमा वन, रेंज क्या वैल्यूज हमें मिल सकती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ऐसे ही हम कॉस इनवर्स एक्स का देखें तो उसमें हम माइनस वन कमा वन रख सकते हैं और हमारे पास वैल्यू आएगी जीरो कमा पाई के बीच में, इंक्लूडिंग जीरो कमा पाई।
tan इनवर्स x में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी -π/2 से π/2 के बीच में। cot इनवर्स x में हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमारे पास वैल्यू आएगी 0 से π के बीच में। sec इनवर्स x से मान लीजिए हमारे पास, ये हमारे पास sec इनवर्स x, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 1 -1 देन 1 टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0 टू π/2 एंड π/2 से पाई। ऐसे ये हमारे पास ये रख सकते हैं और हमारे पास वैल्यू आएगी ये। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट है, इनको आप ये जो टेबल है इससे आपको 101% 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। सो बेसिकली इन चीजों को याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप हमको कमेंट ड्रॉप करिए आप वीडियो के नीचे, वी विल बी रिप्लाइंग यू एंड वी विल बी रीचिंग आउट टू यू इन शॉर्ट टर्म। सो बेसिकली अब हमारे पास फॉर्मूला, ये अगर आपको ये जो पीपीटी है, ये आपको जो भी पीडीएफ है, ये अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम आपको इसकी ड्राइव लिंक प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए अब हमारे पास न्यू सेट ऑफ फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे हमारे पास cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, ऐसे हमारे पास tan इनवर्स x का फॉर्मूला। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला इसका प्रूव करके दिखाता हूँ। इन सब चीजों को वैसे आप जितना हो सके रिमेंबर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हैं तो आपके दिमाग माइंड में हसल होता है। सो इट विल बी बेटर दैट यू विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स। हो सके तो आप इनको अपनी जो आपकी डेस्क है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं उसके आगे ये फॉर्मूला शीट को आप पेस्ट कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो देखिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए मेरे को क्या पता है, साइन थीटा, अगर मान लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू x अपॉन 1 है, तो मुझे क्या पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन h। तो यहाँ पे p क्या है, x, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, क्या मैं बेस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो अब मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b अपॉन h। बेस यहाँ पे मेरे पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मेरे पास यहाँ पे क्या है 1। तो बेसिकली मेरे को ये आ गया। अब मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालू, यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, यहाँ से थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो ऐसे ही मैं आगे अप्रोच करता रहूंगा, मेरे पास सेट ऑफ आंसर आते रहेंगे। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी ऐसे ही, तो ऐसे ही हम आगे फॉर्मूले निकालेंगे तो वो भी हमारे निकलते हुए जाएंगे। अब जो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास उसको ऑप्शन दे देगा वो 4, नन ऑफ दी 0, π/2 पाई। तो वहां पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारी जो थीटा एंट्री है, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो हमारा फंक्शन है x, वो अगर दोनों के लिए सेम है, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x स्क्वायर है, तो हमारा हमेशा π/2 आएगा। ऐसे ही tan और cot के लिए होगा, sec और cosec के लिए होगा। भले ही आप इन चीजों को इग्नोर करें कि हम x की वैल्यूज क्या ले रहे हैं, -1 से 1 ले रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले रहे हैं, ये सब चीजें आप इग्नोर करके भी चलेंगे तो भी आपको वही चीज मिलेंगी, क्योंकि आपको एग्जामिनर कभी भी ये सब चीजें नहीं डालता, क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड है, तो ये सब चीजें डाल ही नहीं सकता वो। तो आप इन सब चीज का एक्सक्लूड करके केवल वो चीज याद रखिएगा। बाकी ये टेबल को रिटेन रखिए, इस मैटर को रिटेन रखिए और इन सब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक फॉर्मुला शीट जरूर बना लीजिएगा, या अभी आप मेरे साथ पेन डाउन भी कर सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर 15 सेकेंड्स, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप सो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी मैं मूव ऑन करता हूँ। देखिए अब आप याद यहाँ रखेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स भी हमारा माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार लोग गलती कर देते हैं बच्चे। कॉट इनवर्स एक्स और हमारे किसके बराबर होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बार बच्चे ये भी गलती करते हैं। ऑलराइट, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूले है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इन फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट लेटर ऑन इन योर ग्रेजुएशन इफ यू विल परस्यूइंग मैथ्स ऑनर्स देन यू विल बी प्रूविंग ऑल दिस फॉर्मूला इन कैलकुलस। cos inverse x plus cos inverse y is equals to cos inverse xy minus root 1 minus x square root 1 minus y square.
तो ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है जो आपके forever the life you will be pursuing if you'll be going on with mathematics, then these are very very important topics for you. 2 sin inverse x is equals to sin inverse 2x root 1 minus x square, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही 2 cos इनवर्स x का ये आप ध्यान में रखिएगा। 2 tan इनवर्स x का आप ध्यान में रखिए, 2 tan इनवर्स x is equals to tan इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x square। ऐसे ही आप साइन इनवर्स के टर्म्स में याद रखिए, 3 sin इनवर्स x का याद रखिए, 3 cos इनवर्स x का याद रखिए, 3 tan इनवर्स x का याद रखिए। एक फॉर्मूला यहाँ से मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि एग्जामिनर सीधा एक्स और वाई की एंट्रीज डाल के दे देता है और आपसे बोलता है कि वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो आपको रिटेन करने थे। बाकी इसमें एज सच कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। बाकी हम जब मॉक क्वेश्चंस करेंगे तो श्योरली वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो होप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज क्लियर। यहाँ पे भी मैं आपको 5 सेकंड का होल्ड देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मूविंग अहेड विद मैट्रिसेस। अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है मैट्रिसेस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया कि आपके जो भी हम आज सीरीज फॉलो करने वाले हैं चैप्टर्स की, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर CUCET एज वेल एज CUET एग्जाम। तो हम यहाँ पे मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस में हमारे पास क्या है, देखिए कोई एक सीरीज है हमारे पास, कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ऐसे होता है एक्स वाई जेड ए। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है ABC DEFGHI। एक ये हो सकता है K 0 0 0 0 0 0। एक ये हो सकता है M इज इक्वल्स टू ABCDEF 0 0 0। ऑलराइट, एक ये हो सकता है आपके पास N इज इक्वल्स टू XYZ। एक ये हो सकता है आपके पास N डैश इज इक्वल्स टू N डैश N नॉट बोल लेते हैं AMJK। तो मैं सारे आपको बताता हूँ। देखिए ये देखिए रो कितनी है यहाँ पर, 1 2, तो कितने का है 2 रोज क्रॉस 2 कॉलम। अब देखिए इधर पे क्या है 3 रोज 3 कॉलम, यहाँ पे क्या है 3 रोज 3 कॉलम, यहाँ पे क्या है 3 रोज 3 कॉलम, यहाँ पे क्या है देखिए 1 रो 3 कॉलम, यहाँ पे क्या है 4 रो 1 कॉलम। अब देखिए ये तो बहुत 2 क्रॉस 2 है, मतलब 2 बिल्कुल साइड सेम है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एक रो मैट्रिक्स है, एन यहाँ पे क्या है एक रो मैट्रिक्स है। ऑलराइट, और एन नॉट यहाँ पे क्या है एक कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बच रही है, लाइक बी। देखिए डायगोनल में ही खाली वैल्यूज है। अब ये जरूरी है कि इक्वली हो, K1 K2 K3 भी हो सकती है। तो ये क्या होगी डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा D K1 K2 K3 M। ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विद ABCDFDE एज एन टाइप। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें भी हमारी अभी डिस्कस होंगी आगे। बाकी मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनकी सारी एंट्रीज बोले तो, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ABCDEFGHI is equals to MNOPQRSTU। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब आपकी इनकी सारी एंट्रीज इक्वल होंगी। इक्वल्स टू M होगा, B इक्वल्स टू P होगा, C इक्वल्स टू S होगा, D इक्वल्स टू N होगा, E इक्वल्स टू Q होगा एंड सो ऑन। ऑलराइट, और अब मैं आपको एक और चीज डिस्कस कर देता हूँ, इसकी ट्रांसपोज। बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चेंज करना। बेसिकली कुछ नहीं होता, वो रोज को आपको कॉलम में कन्वर्ट करना होता है और कॉलम को आपको रोज में कन्वर्ट करना होता है।
जैसे मैं देखिए आपको इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख के दिखाता हूँ। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी, रोज होती है वो कॉलम बन जाएंगी, डी ई एफ जी एच आई। ऑलराइट, तो ये आपका ए ट्रांसपोज हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या क्या चीजें डिस्कस कर दी है, इक्वल मैट्रिक्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब आपका एक और चीज नहीं आ रही है यहाँ पे, नहीं वैसे तो इसको हम नहीं बोलेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, इसको सारी एंट्रीज को, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ए की नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, ए की नेगेटिव मैट्रिक्स मैं सारी इन सब वैल्यूज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लाइक माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस एफ माइनस बी माइनस एच माइनस आई। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑलराइट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है अगर आपका ए ट्रांसपोज और ए हमेशा क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको दी थी वो याद है आपको, K1 K2 K3 0 0 0 0 0 0, अगर आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे ना तो भी ये सेम ही चीज है। तो ये ध्यान रखिएगा, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर वो नेगेटिव आ जाए, बस समझ में आ रही है, अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, राइट, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वो मैट्रिक्स आ जाएगी। लाइक मान लीजिए कि ये जो चीज आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। सॉरी, 2 से नहीं, इसको सिंपल सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स। तो ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का तरीका भी होता है कि आप ए लीजिए, उसके ट्रांसपोज से उसको ऐड करिए और अपॉन 2 कर दीजिए, तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, और ए लीजिए, माइनस कर दिए उसके ट्रांसपोज को और अपॉन 2 कर दीजिए, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी अपनी मैट्रिक्स वापस ए। ऑलराइट, तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार क्या होता है कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा और आपको बोलेगा कि मैट्रिक्स पता लगाइए कि क्या है। अब हम आते हैं ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने भी आपको ट्रांसपोज बताया था, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करके ट्रांसपोज करूं या पहले उसका ट्रांसपोज कर लूं फिर उनका एडिशन करूं, ये बराबर होगा। और कोई भी स्केलर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज कर दूं, या पहले मैं स्केलर को मल्टीप्लाई कर दूं फिर मैं उसका ट्रांसपोज करूं, तो वो सेम होगा। अब मुझे मान लीजिए ए बी का होल ट्रांसपोज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले बी ट्रांसपोज करूं फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूं ए ट्रांसपोज से। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, ए होता है। इस चीज को भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, और अब आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एडजॉइंट वाला पोर्शन अभी हम लोग आगे डिटरमिनेंट के बाद डिस्कस करेंगे, तो उतना ही बेटर होगा हमारे लिए। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट आप कैसे निकालते हैं ये अभी, तो चलिए अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं बेसिकली। तो देखिए पहले हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना हम सीख लेते हैं, ब्रीफ आइडिया। हमने a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ऑफ a2 b1, दैट इज a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसके लिए हमें क्या करना है, a1 की रो कॉलम को छोड़ देना है और उसके ब्रैकेट में b2 c3, जैसा हम वहां कर रहे थे b2 c3 माइनस b3 c2, ऐसा ही अब हम सबके लिए करेंगे। अभी माइनस क्यों आ रहा है, देखिए ऑड पोजीशन जहां पे होंगी, जैसे ये ये ये, अगर हम इसके थ्रू निकाले तो इन दोनों में माइनस आता है, अगर हम इसके थ्रू निकाले यहाँ पे माइनस आता है, अगर हम इसके थ्रू निकाले तो b1 में माइनस आएगा। b1 को करेंगे तो a2 c3 माइनस c2 a3 प्लस c1 करेंगे तो a2 b3 माइनस a3 b2। देखिए ये हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना हो जाएगा। ऑलराइट, तो डिटरमिनेंट निकालना हमारे पास बहुत इजी टास्क होता है बेसिकली। तो ये हमने सीख लिया है, अभी हम एडजॉइंट वगैरह निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम फिर वापस से इनवर्स में रहेंगे। ऑलराइट, देखिए अब हमारे पास क्या होता है ना, जो चीज हमने निकाली है ना, ये जो हमने निकालना है ये बेसिकली माइनर ऑफ a1 है, ये बेसिकली माइनर ऑफ b1 है, ये बेसिकली माइनर ऑफ c1 है। ऑलराइट, तो मैं आगे आपको दिखाता हूं। देखिए
माइनर कैसे निकालते हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो बेसिकली A1 के लिए माइनर क्या हो जाएगा, B2C3 माइनस B3C2। A2 B1 के लिए ये हो जाएगा। ऐसे ही आप A2 के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 1 2 1 0 0 0 1 1। तो देखिए मैं 1 का माइनर निकालूंगा, माइनर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं माइनर का मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो देखिए 1 को छोड़ देना है मुझे, तो 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। अब देखिए इसके लिए 1 के लिए 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। अब इस 2 के लिए 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। अब इस 1 के लिए देखिए, इस 1 के लिए मैंने ये वाली 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2। अब ऐसे ही मिडिल टर्म के लिए 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2। अब इस 0 के लिए 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। अब देखिए इस 0 के लिए 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2। इस 1 के लिए 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2। इस 1 के लिए 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1। ऑलराइट, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं हम। ये हमारे पास माइनर आ जाएगा, हम निकालते हैं। देखिए माइनर क्या हो जाएगा, 0 1 1 माइनस 1 1 1 0। यहाँ पे 1 इंटू 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और ये आ जाएगा -1। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास माइनर। माइनर निकालना हमको आ गया, तो हमारा माइनर इज डन। अब हम देखते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर कुछ नहीं होता है, जस्ट जहां पे जैसे मैं अभी आपको बताया था कि नेगेटिव वैल्यूज होती है जहां पे, तो मतलब ऑड वैल्यूज पे नेगेटिव करना होता है और कुछ नहीं। तो ऑड वैल्यूज मतलब जहां पे ऐसे -1 की पावर आई प्लस जे, जहां पे आई प्लस जे ऑड होगा वो वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि इधर पे देखिए, अब यहाँ पे है देखिए, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा पूरे का। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अब 1 इंटू 2 है तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। तो अब देखिए मैं इधर पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कोफैक्टर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। ऑलराइट, तो कोफैक्टर और माइनर हमारा बहुत इजी होता है, अभी हमारे इनवर्स में काम आता है, ठीक है, एडजॉइंट निकालने में। मैं आपको, चलिए इसी हाथ में आपको एडजॉइंट भी बता ही देता हूँ। एडजॉइंट क्या होता है बेसिकली, एडजॉइंट कुछ नहीं होता, आपका जो कोफैक्टर निकला है ना, जो आपका कोफैक्टर निकला, इसका अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका ये एडजॉइंट आ जाएगा। तो देखिए प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं एडजॉइंट निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे इसका, 0 1 0 यहाँ चल जाएगा, -1 1 2 1 -1 -1। ये हमारे पास एडजॉइंट है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है डिटर्मिनेंट के थ्रू। अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट दिया, मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया 1,2, ये कोऑर्डिनेट दिया है आपको 1,-3, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 0,0। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने क्या रखना है, 1/2 रखा आपने, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 1 2 1 1 1। लास्ट वाला कॉलम तो पूरा 1 1 का होगा, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, 1 -3। सो बेसिकली जैसे ही आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी p+2 equals to 1/2 into 5, which will be equals to 5/2। डिटरमिनेंट निकालना मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, वही मैंने यूज किया है। जस्ट मैंने 1 लिया और 0 इंटू 1 0 होता है, -3 इंटू 1 तो ये जाएगा +3।
ऐसे मैंने -2 लिया, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 1 तो हो जाएगा -1 प्लस 1, फिर 0 इंटू -3 ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास 3 प्लस 2 आ जाएगा, 5/2 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो मतलब वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। और अब एक और चीज यहाँ पे छोटी सी मेंशन कर रखी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी कर सकते हैं। ऑलराइट। देखिए एडजॉइंट मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था, तो अब आपको क्या करना है, इनवर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड से बताऊं, देखिए इसका इनवर्स क्या होगा, आपका आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, जो भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसको एडजॉइंट को आप उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, वही इसका आंसर आ जाए। तो ये सब चीजें हम फिर से प्रैक्टिकली हम सीखेंगे जब हम मॉक क्वेश्चंस करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और बच जाता है, जो हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का दोनों का कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, जो है लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आइदर इट इज यूनिक और इट इज मैनी, इट डज नॉट डिपेंड। तो आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनानी है ए मैट्रिक्स, और वेरिएबल से एक मैट्रिक्स बनानी है एक्स मैट्रिक्स, और जो आपके इक्वल्स टू के बाद दिए है उनसे एक मैट्रिक्स बनानी है बी। तो आपको क्या करना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये आपको पता है, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स b हो जाएगा। ये आपको लगा देना है, बस यहाँ पे इनवर्स ऑफ a कैलकुलेट करना है, उसको b से मल्टीप्लाई कर देना है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एज अ होमवर्क मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल्स प्लस z इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 7। इन तीनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए आप इस मेथड से। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक आ रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज ये ना बहुत कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक होता है, और आपकी जो ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स होती है, एनालिसिस एंड ऑल दीज थिंग्स, इट डिपेंड्स होल अपॉन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट। कॉन्टिन्यूटी मीन्स कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मीन्स कंटिन्यूटी होनी चाहिए फंक्शन में। जैसे मैं अगर बोलूँ ये, या ये देखिए कुछ ऐसा फंक्शन, देखिए कंटिन्यूस है ना, हर पॉइंट में ब्रेक तो नहीं हो रहा है। जैसे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, हर पॉइंट में ब्रेक होता है ना। तो ये कंटिन्यूस नहीं है। देखिए मेरे को पेन उठानी पड़ रही है, तो जो ग्राफ मैं पेन को बिना उठाए बना सकता हूँ तो वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ये तो हमारे पास इसको समझने की टैक्टिक्स थी। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने की टैक्टिक्स क्या है, हम उसको भी सीखेंगे। देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट है आपका ए, तो आपको अगर इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट a माइनस एच, मतलब आप उसको यहां से अप्रोच कर रहे हैं, और आप एक बार आप उसको यहां से अप्रोच करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच, एफ ए प्लस एच, और अब एक बार उस पॉइंट को, उस फंक्शन मतलब उस पॉइंट में ही चेक करेंगे उस फंक्शन को, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए। यहाँ पे तो h है ही नहीं तो हम ये नहीं भी लिखते तो भी चलता है। अगर ये तीनों चीजें इक्वल है तो मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस। अगर ये तीनों में से एक जगह भी इनइक्वालिटी लग जाता है तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर f और g कंटिन्यूस है, मान लीजिए एक f है और एक g है, ये दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट में, तो मैं ये बोलूंगा कि f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा, f माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, एफ जी भी कंटिन्यूस होगा, f डिवाइड बाई जी भी कंटिन्यूस होगा, सच दैट g इज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर मैं बोलता हूं कि f एक कंटिन्यूस है तो 1 बाय एफ भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। ऑलराइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और मैं बोलूं कि f और g कंटिन्यूस है तो आप ये ध्यान रखिएगा, फॉग फॉग मतलब क्या होता है, फंक्शन f ऑफ g ऑफ x जो आपका वो क्या होगा,
कंटिन्यूस होगा अगर एफ और जी दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है तो बेसिकली इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेगा एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी क्वालिफाइंग फॉर सीयूसीईटी एंड सीयूईटी। अब मैं आता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी में। डिफरेंशिएबिलिटी को अप्रोच करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली होती क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी वो चीज होती है जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, आप सभी लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वो हमारा आ जाए तो हम उसे बोलते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो बेसिकली इसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है बट मैं मेंशन कर देता हूँ। लिमिट h tends to 0 fc minus h minus fc upon minus h is equals to limit h tends to 0 fc plus h minus fc अपॉन h। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और ये चीज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो 101% श्योर है कि वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। बहुत बार ऐसा होता है कि ये बोला होता है कि ये एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूस मतलब दोनों के लिए पूछा होगा कि डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस बोथ, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस नॉट बोथ। तो पहले तो आप उसमें से वो क्वेश्चन एलिमिनेट कर देगा वो जिसमें वो बोलेगा कि डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूस, वो एलिमिनेशन से आपका हट जाएगा। तो आपके इससे क्या होंगे, पॉइंट्स कम हो जाएंगे। कभी भी आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर को एलिमिनेशन मेथड से अप्रोच करा करिए जहां पे आपको क्वेश्चन कोई समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन e की पावर x वाला फंक्शन या a की पावर x वाला फंक्शन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। e की पावर x और a की पावर x। e की पावर x वाला फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये 0,1 से पास आउट होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो किसी की पावर 0 e की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1। इधर पर डोमेन क्या होगा, ऑल रेंज मतलब ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, r पॉजिटिव। और जैसे ही आपका ये x इंफिनिटी की तरफ माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, देखिए ऐसे जाता है ये कुछ, तो जैसे ये माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो e की पावर x आपका 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर x ln a। तभी हमें पता भी है क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x ln e। तो ln e 1 हो जाता है, तो यहाँ हम सीधा लिख देते हैं कि ये e की पावर x ही होता है। ये हमेशा इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान में रखने की पॉइंट है। एक तो उसमें सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, तो बोल देगा वहां पे नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें इसको आप ध्यान में भी रखिए और इसको समझने की भी कोशिश करिए। ग्राफ पूछ सकता है, वो 0,1 से पास आउट होता है नहीं होता है पूछ सकता है, और ऐसे ही आपको कुछ भी मतलब इन सब चीजों में से कुछ भी पूछ देगा। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ये वैसे हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, उनका एडिशन है और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ऑलराइट, प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाएगा। अब मान लीजिए कि एफ एक्स डॉट जी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स क्या हो जाएगा, पहले आप पहले फंक्शन को छोड़िए और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, फिर आप दूसरे फंक्शन को छोड़िए और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। ऑलराइट, अब ऐसे ही आपका डिवीजन आ जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है। लाइक मैं अभी उनको एफ और जी ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं g को ऐसे ही रखूंगा और d बाई डी एक्स ऑफ एफ करूंगा, माइनस करूंगा f रखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ g करूंगा, अपॉन में g का स्क्वायर करूंगा। इसको आप ऐसे सीखिए, ठीक है। चेन रूल, चेन रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, जैसे ये वाला, ये आपका चेन रूल ही है बेसिकली। चेन रूल भी है और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। चेन रूल बेसिकली ये होता है एफ ऑफ जी एक्स, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो f के टर्म्स में gx का इंटीग्रेशन कर मतलब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स। मतलब अंदर वाले को कुछ मत छेड़िए, केवल बाहर वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। और इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक कोई फंक्शन दे रखा है, मैंने आपको y दे रखा है मान लीजिए साइन थीटा, x दे रखा है मैंने आपको cos थीटा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी थीटा करूंगा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो मेरे पास वो चीजें आ जाएंगी, जैसे dy बाई डी थीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, और dx बाई डी थीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। ऑलराइट, तो ये चीजें हमारे पास थी जो हमने आज पढ़ी। Hope you will like this lecture and subscribe our channel. If any problem, please comment. Any question you want to ask, please comment. We will be answering you in very short period of time. Thank you.